नमस्कार। हम फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत जो लास्ट चैप्टर है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा, इसके बारे में बता रहे हैं। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को कहते हैं मूर्छा तथा सदमा, यानी शॉक लगना, या हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस इसमें अचेतन हो जाता है व्यक्ति। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के बारे में पढ़ा होगा। चेतन का मतलब व्यक्ति जो जागृत अवस्था में रहता है उसे चेतना कहते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, देख रहा हूं, है चेतना अवस्था है। यदि मैं सो जाता हूं और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, या कोई मुझे झटका ऐसा लगता है जिससे कि मैं मूर्छा अवस्था में आ जाता हूं, मैं तो हिलाने से हिल रहा हूं, हाथ पैर का रेस्पॉन्स कर रहा हूं, धड़कन तो चल रही है लेकिन हाथ पैर का रेस्पॉन्स नहीं हो रहा, मैं देख नहीं रहा हूं, तो उसको कहते हैं मूर्छा का आना। और इसको अनकॉन्शियस सदमा लगने से भी, सदमा एक प्रकार का अटैक है जिसके कारण व्यक्ति अचेतन अवस्था में चला जाता है। जब इस बात से आश्वस्त हो लें कि रोगी जीवित है या मूर्छित अवस्था में है, कल हमने बात की थी कि वो व्यक्ति जीवित है या अजीवित है, ये पहले निश्चित कर ले फर्स्ट एड करता। मूर्छा चेतन के लुप्त होने की अस्थायी अवस्था है। यह इन कारणों से होती है, जैसे अत्यधिक काम करने से, अत्यधिक चिंता से। इसके कारण क्या है? अत्यधिक काम, अधिक काम करने से, काम यानी वर्क करने से होती है, थकान से हो जाती है, थकान से भी हो सकती है, अति चिंता से हो सकती है, यानी अत्यधिक मात्रा में चिंता करना, अत्यधिक गर्मी, खुली हवा, अत्यधिक गर्मी से हो सकती है, हादसे के कारण हो सकती है, डर भय के कारण भी हो सकती है। इसको हम मूर्छा या सदमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूर्छा है, सदमा है, इसके नाम से जानते हैं। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए उपाय क्या करें? उपाय, बेहोश व्यक्ति को लिटा देना चाहिए। जो व्यक्ति बेहोश हो गया है उसको सबसे पहले जमीन पर या किसी बिस्तर पर, जो भी साधन अवेलेबल हो, उस पर बेहोश व्यक्ति को, जिसको बेहोश हो गया है, जिसको शॉक लगा है, उस व्यक्ति को लिटा देना चाहिए। और लेटने की अवस्था में दोनों हाथ इस कंडीशन में, पैर दोनों ये, और उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके कपड़े थोड़े से ढीले कर देने चाहिए। ये बाजू यदि लगी हैं, बंद हैं, तो इनको खोल देना चाहिए। पैंट को थोड़ा सा ढीला कर देना चाहिए। बेल्ट कसी हुई है तो बेल्ट को थोड़ा सा खोल देना चाहिए। जूते पहने हुए हैं तो जूते उतार देने चाहिए। ये काम सबसे पहले करना चाहिए। कसे कपड़े हों तो ढीले कर देने चाहिए। कपड़े कसे हों तो ढीले कर दें, ढीले। कर दें। ये काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। हवा आने दें। अक्सर करके होता है कि किसी व्यक्ति को शॉक लग जाता है या मूर्छा अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसको व्यक्ति चारों ओर से आदमी घेर लेते हैं, तो उसके पास हवा ही नहीं आ पाती।
तो जब यदि उसे चेतन अवस्था आएगी, वो देखेगा मेरे चारों ओर उस व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो वो और बेहोश अवस्था में चला जाएगा, हो सकता है सदमा दोबारा लगने लगे। चेहरे पर ठंडा पानी डालें, ठंडा पानी डालें इस पर, चेहरे पर, यानी ठंडे पानी के छींटे डालें इस तरीके से, जिससे कि वो जागृत अवस्था में आ सके। अमोनियम कार्बोनेट और कुचला हुआ प्याज सुखाएं, कुचला प्याज, अमोनियम कार्बोनेट NH3CO3 इसको सुंघा दें, क्या सुंघा दें, सुंघा दें, जिससे कि उसको चेतना अवस्था में आ जाए, रोगी को होश आ जाए और चाय कॉफी उत्तेजक पदार्थ पिला दें। होश आने पर चाय दें, कॉफी दे दें। ऐसा करने से उसके जो ब्लड में जो क्लॉट बना हुआ था या उसका ब्लड में प्रेशर लो हो गया था, वह उसका सही गति से करने लगा, रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करें। यानी अत्यधिक गर्मी कारण हो सकता है, उपाय क्या करें, बेहोश व्यक्ति को लिटा देना चाहिए, कपड़े ढीले कर देने चाहिए, हवा आने दें, ठंडा पानी चेहरे पे डालें, कुचला हुआ प्याज, अमोनियम कार्बोनेट, कोई भी जो चीज मिल जाए उसको सुंघा देना चाहिए। होश आने पर चाय और कॉफी पिला दें और उसको धैर्य बनाएं। ये हर पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं, धैर्य बनाने का कार्य करें। ये काम है सदमा और मूर्छा के लिए करना चाहिए हमें। सदमा सामान्य रोगी को उस समय होता है जब किसी चोट के साथ साथ शरीर की किसी बाहरी भाग या भीतरी कार्य प्रणाली में व्यवधान आ जाए। विशेषतः रक्त संचार की गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है, जिसमें रक्तचाप या तो गिर जाता है या बढ़ जाता है, इसके कारण होता है। रोगी को सीधा लेटा देना चाहिए, रक्तस्राव को रोकने। और रक्तस्राव हो रहा है, रक्तस्राव, तो रोकने की व्यवस्था करें, व्यवस्था कर दें कि रोका जाए। कोई चोट का कारण है तो उसका उपचार कराएं, यानी चोट लगी है, उपचार कराएं। चोट लगी है तो रोगी को शीघ्र होने के लिए आश्वस्त करें, यानी उसको धैर्य बनाएं, बोले तुम ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी परेशानी थी, आप बेहोश हो गए थे, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा आश्वस्त करें जिससे कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो सके। ये था शौक या सदमा लगना। हो सके तो ग्लूकोज भी पिला सकते हैं, उसको पानी, ठंडा पानी दे दें, लेकिन गर्म पेय पदार्थ दें तो बेटर रहेगा। ये था सदमा या शौक के बारे में। अब मैं बात करता हूं सांस का रुक जाना। बहुत इजी चैप्टर है, सांस का रुक जाना। यदि किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो सांस रुकने पर, जिससे कि नाक के द्वारा उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है और हम उसे फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम डॉक्टर के ले जाने से पूर्व क्या करें कि उसके मुंह पर अपना मुंह रख करके और बीच में
रुमाल रख लें, उसके रोगी के मुंह पर क्या रखें, रुमाल रखें, उसका मुंह खोल लें और खोलने बाद रुमाल रखें, फिर अपने मुंह से उसको सांस दें, सांस उसके अंदर हवा भरें, यानी जो हमारे अंदर ऐसा करके भरें, जिससे क्या होगा उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, है ना, तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और उसको ठीक किया जा सकता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें नाक और मुंह से वायु खींचने पर शरीर में प्रवेश करती है, फिर अपना कार्य संपन्न करती है और उसी रास्ते से वापस आ जाती है, नाक से जाती है, O2 जाती है और CO2 लौटती है। इस निरंतर प्रक्रिया में प्राणी मात्र के जन्म से मृत्यु तक ये चलता रहता है। व्यक्ति का जन्म होता है उस समय से मृत्यु तक चलता रहता है। यदि यह श्वसन क्रिया 3 से 4 मिनट तक रुक जाए तो मनुष्य हृदयाघात से मर जाता है। 3 से 4 मिनट तक यदि सांस रुक जाए तो व्यक्ति रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इसके लिए उपाय में 1 सेकंड में देरी नहीं करनी चाहिए, जीवन मृत्यु का कारण हो सकता है, उपाय कर देना चाहिए। उपाय के लिए श्वसन का अवरोधन, इसे कृत्रिम श्वास दें, किस कारण से श्वसन सांस रुक रही है उसको देखें। सांस का गले में कोई चीज अटक जाए तब भी सांस रुक जाती है, कारण क्या है? कारण है गले में कोई चीज अटक जाए, चीज यानी वस्तु अटक जाए, इसलिए सांस रुक सकती है। बिजली के करंट लगने पर रुक सकती है। लगने पर रुक सकती है। यदि बिजली का करंट लग गया है तो उस व्यक्ति को सांस रुक सकती है। रसोई के एलपीजी गैस के धुएं से रुक सकती है। एलपीजी या रसोई के धुएं से। धुएं से सांस श्वसन रुक सकती है। रुक जाती है। ठीक। अगला पॉइंट है पानी में डूबने पर रुक जाती है। पानी में डूबने का मतलब है जब व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है और श्वसन की व्यवस्था नहीं हो पाती। इस व्यक्ति को निकाल करके जल्द से जल्द पानी निकाल के उल्टा लिटा देना चाहिए और लिटा करके उसके फेफड़ों पर दबाव या पीठ पर दबाव देना चाहिए जिससे कि उसको पानी बाहर निकल सके। और बाहर निकल जाए तो उसको थोड़ी सी हवा करें और कृत्रिम सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कृत्रिम सांस की व्यवस्था करें। और कृत्रिम सांस द्वारा क्या कर सकते हैं, इसमें तरीके में सबसे पहले क्या करें, रोगी को सीधे लिटाकर उसकी नाक को एक हाथ से बंद कर लें। नाक को इस तरीके से बंद कर लें। दूसरे हाथ से गर्दन के नीचे हाथ लगा लें। जब प्राथमिक सहायता देने वाले मुंह को रोगी के मुंह पर रखकर के इस प्रकार लगा दें कि कहीं से वायु का प्रवेश न कर सके। जल्दी जल्दी सांस फूकें, यानी 6 बार करें और मुंह हटा लें। पहले इसको सांस दें, फिर हटा लें, फिर सांस दें, फिर हटा लें। ऐसा करने से, ऐसा दोहराने से श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। यदि रोगी छोटा बच्चा है तो यह कम उम्र वाले व्यक्ति से ही सांस लेना चाहिए। नाक को एक मुंह से बंद करवा के सांस फूकें। 1 मिनट में 12 बार ही ऐसा करें। 3 सेकंड हवा देने के बाद 2 सेकंड के लिए हवा निकाल दें। छाती के ऊपर उठना गिरना श्वसन क्रिया का शुरू हो जाए दर्शाता रहे, यानी छाती ऊपर जाए, ऐसे उठना गिरना हो जाए तो समझ लें कि श्वसन क्रिया शुरू हो गई। सीने पर हथेलियों से दबाव बना लें। रोगी को पीठ पर बल सीधे लिटा करके मुंह की तरफ से मोड़ लें और दोनों हाथों से ऊपर नीचे। अब रोगी के एक बैठकर उसके सीने पर दोनों हथेलियों से दबाना शुरू करें। इस अभ्यास करने से, दोहराने से श्वसन क्रिया चलने लगती है। ये चित्र में ये दोनों प्रक्रियाएं दी गई हैं।
इसे हम सांस का रुकना रोक सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब बात करते हैं रक्तस्राव। रक्तस्राव, रक्तस्राव यानी चोट लगने पर, चोट लगने, कटने पर शरीर से खून का बहना ही रक्तस्राव है। यानी जिस भाग पर चोट लग जाए या किसी साफ चीज से, नुकीली चीज से आघात हो जाए जिससे कि शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में तो परिसंचरण तंत्र के कारण शरीर से बहुत सारी मात्रा में ब्लड का बहना शुरू हो जाता है। यदि यह ब्लड अत्यधिक मात्रा में चलता रहे तो रोगी के शरीर में खून की मात्रा कम हो जाएगी और खून ही अपने साथ पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। यदि उसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी तो हृदय का धड़कना बंद हो जाएगा और हृदय के धड़कने बंद होने से उसकी सांस रुक सकती है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करें, उस भाग को सबसे पहले कंट्रोल करें कि ब्लड का बह रहा है। मान के चलो किसी के बाजू में से रक्त बह रहा है, ये हाथ है सपोज करके चलो, जो भी है समथिंग स्ट्रक्चर बनाई गई है। क्या करें, यहां से बह रहा है तो बांधने की कोशिश करें कि यहां से बांध दे, पहले ब्लड का सर्कुलेशन रोक दे। इस जगह हाथ को ऊपर कर लें, इसके ऊपर जैसे इस जगह कट लगा है तो क्या करें, इस पर रोकने के लिए कुछ उपाय करें। जैसे कि सरसों का तेल जो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, या सरसों और हल्दी, सरसों का तेल और हल्दी का लगा दें, जिससे क्या होगा, एंटीसेप्टिक का काम होगा और घाव से रिश्ता में। थोड़ी देर बाद प्रोथाम्बिन क्रिया होना शुरू हो जाती है विटामिन के की उपस्थिति में, जिसमें आपको रक्त का थक्का जमना, उस वाली प्रक्रिया में बताया था। उसमें पूर्णतः मैंने बताया था क्या क्या क्रियाएं होती है, उसको देख लें आप। शरीर की क्रियाएं सामान्यतः रक्त संचरण पर आधारित होती हैं। यदि किसी दुर्घटना में रक्त निकलना शुरू हो जाता है, शरीर की क्रियाओं पहले से बंद पड़ जाती हैं, फिर अधिक स्रावित होने से दुर्घटनाग्रस्त रोगी मर जाता है। रक्तस्राव जल्दी ही रोक देना चाहिए। रक्तस्राव कोशिकाओं, धमनियों और सिराओं से होता है। कोशिका वाले रक्तस्राव में रक्त का चमकदार लाल होता है और घाव से रिसर्च कर बाहर निकलता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए गॉज रखकर यानी पट्टी बांध देनी चाहिए। गॉज एक पदार्थ टुकड़ा होता है, उसको बांध करके पट्टी बांधनी चाहिए। धमनी से होने वाले स्राव में भी चमकदार रक्त होता है और लाल धार के साथ रूप में शरीर से बाहर निकलता है। रक्तस्राव रोकने के लिए खून निकलने वाले स्थान को अंगूठे से दबा दें और बाद में इस स्थान पर गॉज रखकर कसकर पट्टी से बांध दें। यदि रक्तस्राव अधिक हो रहा है तो रक्त दबाने से नहीं रुक पा रहा है तो पट्टी को बांध सकते हैं। यदि रक्तस्राव अधिक हो रहा है तो रक्त दबने से न रुक पा रहा हो तो धमनी और ऊपरी बिंदु पर पॉइंट को दबा दें। अधिक खराब स्थिति में डॉक्टर के साथ ले जाएं। सिराओं से होने वाले रक्तस्राव में रक्त काला काला होता है और अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में, जिससे सामने मंद गति से बाहर निकलता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए छठ भाग को हृदय से स्तर से ऊपर उठा देना चाहिए।
खून के बहने से रोकने के लिए स्थान पर दाब बिंदु यानी सिर के ऊपर को उठा देना चाहिए, यानी सिर को भी थोड़ा सा उपाड़ देना चाहिए। किसी भी शरीर के आंतरिक भाग से रक्तस्राव को चिकित्सक की सहायता से ही रोक देना चाहिए। यानी आप जितना हो सके उसको रोकने के लिए उपाय करें। जैसे कि रक्त स्रावित हो रहा है तो उसमें करें कि उस व्यक्ति के शरीर से रक्त निकल रहा है तो करना चाहिए हमें कि उसको रोक करके वहां गॉज का टुकड़ा दें, पट्टी बांध दें जिस भाग से धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रहता है। तो चमकदार रक्त बह रहा है तो धमनियों में होता है, अधिक दबाव के साथ होता है, और जब वापस आता है तो इतने दबाव के साथ वापस नहीं आता सिराओं में। तो उसको रक्त को रोकने के सबसे पहले उपाय करें, पॉइंट को बांध दें, सर को, हाथ को जो भी है उसको ऊपर कर दें, जिस अणु को ब्लड निकल रहा है, सर से निकल रहा है, सर को ऊपर कर दें, है ना। इस भाग से कोशिश करें कि रक्त का स्राव न हो सके। कल हम बताएंगे आपको जहरीली वस्तुओं के खान पान के बारे में। आज के लिए हमने आपको इतना ही बताया, आज के लिए इतना ही। कल आप जहरीली वस्तुओं के खान पान के बारे में बताएंगे, क्या जहर खाने पर क्या करना चाहिए। आज मैंने आपसे कहा था कि पीडीएफ के माध्यम से मुझे 3rd सेमेस्टर का सत्विकार प्रोजेक्ट कार्ड सेंड कर दें, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशिक्षु ने मुझे सेंड नहीं किया है। ये आपकी बहुत ही बड़ी लापरवाही है, समय पर कार्य पूरा नहीं करते। ये कार्य बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, आपने पूरा नहीं किया, ये बहुत गलत बात है। आपको समय पर कार्य पूरा करना चाहिए। जो भी हमारे प्राध्यापक वर्ग आपसे किसी कार्य को करने के लिए कहते हैं उसको कार्य करें। ये कार्य बहुत पहले कर लेना चाहिए था आपको, आपने अभी तक पूर्ण नहीं किया। बड़ी विडंबना है कि आज का स्टूडेंट आराम फरमाना चाहता है, कार्य करना नहीं जानता, और दूसरों पर दोषारोपण बहुत जल्दी ला लेते हैं। आप लोग ही कहते हैं कि साहब हम साइंस में क्यों फेल होते हैं। इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग मेरे पर दोषारोपण करते हैं। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं, बता रहा हूं। यदि आप में से किसी ने भी कहा ये कि हम फेल हो गए हमारी कारण से हुए, नहीं, आप अपने कारणों से फेल होंगे। आप ये जान लीजिए, आप समय से कार्य नहीं पूरा करते, अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों पर थोप देते हैं। ये बात गलत है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी स्टूडेंट लाइफ में करनी चाहिए आपको। एक साथ फिर कार्य नहीं कर पाएंगे। 4th सेमेस्टर का भी कार्य करना है आपको। मैं 1 दिन का और समय दे रहा हूं आपको, कल मुझे सेंड कर दीजिए। ये मूल्यांकन कार्य है, ये कर देना चाहिए आपको, इससे फ्री होना है। लेकिन आपका तो वही फर्ज है, जब एग्जाम होने को होते हैं, प्रैक्टिकल होने को होगा, तब सब भागेंगे, सब साइन करा लीजिए, साइन करा लीजिए। क्या गलत बात है। तो आप इसको दिखा दीजिए। 1 दिन का समय और आपको मैं देता हूं। कल 16 तारीख है, कल 16 तारीख में मुझे दिखा दीजिए। इसके अलावा आप देखें, कुछ जिम्मेदार होंगे इसके लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।